अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट शेख कामरान फैसल और हम इस मौजूद हैं विहाड़ी में, जहां पर हमारे साथ ज़री माहर हाफ़िज़ मोहम्मद ज़ुबैर साहब मौजूद हैं। इनसे हम बात करेंगे कपास की फ़सल के हवाले से कि लोग जो है वो पहले कपास की फ़सल ज़्यादा जो है उसकी बुआई करते थे, तो अब इससे दूर क्यों होते जा रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम जनाब शेख साहब। सर क्या हाल चाल है? जी अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी। अच्छा सर, बताइएगा कि लोग जो पहले हमारा जो विहाड़ी भी ख़ास तौर पे सिटी ऑफ काटन था, अब काटन से लोग दूर होते जा रहे हैं, उसके मुतबादिल जो है फसलें बोई जा रही हैं, तो इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? जी इस हवाले से मैं इस सारी गुफ्तगू को दो हिस्सों में मैं आपका जवाब जो है दो हिस्सों में करूँगा। नंबर वन तो ये है कि कॉटन कोई भी क्रॉप है ना जी, कोई भी फसल है या कोई भी एनिमल की प्रोडक्शन है, वो सारी की सारी जो है उसके लिए जो मेजर फैक्टर होता है वो क्लाइमेट होता है। तो आज से 10 साल पीछे अगर हम देखें, 12 साल या 15 साल पीछे जाएं, जब विहाड़ी सिटी ऑफ कॉटन था, या 20 साल पीछे जाएं विहाड़ी सिटी ऑफ कॉटन था, तो हम देखते हैं कि हमारा जो आबोहवा थी डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी की, वो बहुत ज़्यादा सूटेबल थी कपास की पैदावार के लिए। ड्राई क्लाइमेट था, खुश्क आबोहवा थी। पिछले चंद सालों में, स्पेशली पिछले 6, 7, 8 सालों में बिलखसूस और पिछले 15 सालों में बिलअमूम जो मौसमियाती तब्दीलियाँ रूनुमा हुई हैं, फ़ज़ा के अंदर खुश्की का तनासब कम हुआ है और ह्यूमिडिटी या मॉइस्चर कह लें आप उसका, कॉटन के लिए जो आबोहवा थी जो पहले सूटेबल थी, अब वो सूटेबल नहीं, बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और दूसरे नंबर पे जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, जो इंसानी आबादी, इंसानी रिसोर्सेज है, वो बहुत ज़्यादा सहल पसंदी की तरफ जा रहे हैं। किस्म की जो वर्किंग होती थी या जो बहुत ज़्यादा फ़िज़िकल जिस्मानी मुशक्क़त के काम होते थे, वो बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं जी। इस हवाले से फिर किसान जो है ना जी, जो मुशक्क़त वाली फ़सल को छोड़कर जो आसानी वाली फ़सल है उसके ऊपर शिफ्ट हो गया है, जिसमें आबोहवा का तब्दील होती हुई आबोहवा का रोल सबसे पहले है और उसके बाद इंसानों का सहल पसंदी की तरफ गामज़न होना दूसरा बड़ा फैक्टर है। अच्छा सर, ये जो मौसमियाती तब्दीली की आप बात कर रहे हैं, तो इसका कोई हल है? देखिए, एक मौसमियाती तब्दीली मैक्रो लेवल पे है। मैक्रो लेवल से मुराद के जो अल्लाह की तरफ से मौसम में रद्द-बदल हुआ है, बारिशों का ज़्यादा होना या बारिशों का बेमौसमी होना, बेवक्त बारिशों का होना, इसके लिए तो इंसान के पास कोई ऐसी कोई टूल्स नहीं है, ऐसी कोई टेक्निक्स नहीं है कि इनको कम किया जा सके या अपने मतलूबा वक्त पे किया जा सके। ये तो अल्लाह की तरफ से है। इन बारिशों की वजह से या टेम्परेचर में जो उतार चढ़ाव हुआ, जो फ्लक्चुएशंस हैं, इसको तो किसी तरीके से भी इंसान कंट्रोल नहीं कर सकता। अच्छा, अब जब ये इस किस्म की तब्दीलियाँ रूनुमा होती हैं कुदरती तौर पर, तो मुख्तलिफ क्रॉप्स शफल होती हैं, क्रॉप्स का एरिया चेंज होता है। उन एरिया चेंज होने की वजह से, जिस तरीके से बहुत अच्छी एग्जांपल हम विहाड़ी में इस वक्त बैठे बात कर रहे हैं, तो इस वक्त अगर हम देखते हैं कि जब मौसम में तब्दीली हुई है, तो कॉटन से लोग हटकर मकई की तरफ गए हैं, गामजन हुए, रागब हुए हैं, या राइस चावल की फसल की तरफ हुए हैं। तो इन फसलात के आने से फिर दूसरी बड़ी तब्दीली आती है। मसलन मकई की फसल मेजर एरिया पे आई है, तो मकई का लीफ एरिया बहुत ज़्यादा है, उसका वेपोरेशन बढ़ा है, तो फ़ज़ा के अंदर नमी जो पहले ज़्यादा हुई थी और ज़्यादा हो गई है। इसी तरीके से राइस की फसल लगी है, चावल की फसल लगी है, तो चावल में भी क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा लगते हैं, तो उससे भी वेपोरेशन रेट बढ़ने की वजह से फ़ज़ा के अंदर जो नमी का तनासब बढ़ जाता है। जैसे ये तनासब बढ़ा है, जो किसी हद तक पहले सूटेबल थी कॉटन के लिए, वो मज़ीद ज़्यादा मौसम जो है जो ख़राब हो गया कॉटन के लिए। तो जो बाद वाली जो बात है कि जो दूसरी क्रॉप के आने से, मकई के आने से या राइस के आने से या दूसरी किस्म की क्रॉप आने से जो तब्दीलियाँ रूनुमा होती हैं, तो इसका सलूशन ये है कि फ़ौरी तौर पर हुकूमत को चाहिए कि क्रॉप जोनिंग कर दें, ताकि जो एरिया कपास को सपोर्ट कर रहा है, कपास की प्रोडक्शन को सपोर्ट कर रहा है, वहाँ पे बाय पावर, बाय कानून साजी आप कह लें कि वहाँ पे आप बाकी फसलात की जो काश्त है उसको बैन कर दिया जाए, ताकि वहाँ पे जो नमी का तनासब है बहुत ज़्यादा बढ़ने ना पाए और कॉटन के लिए वो जो क्लाइमेट है, वो जो आबोहवा है, वो सूटेबल रहे उसकी प्रोडक्शन के लिए। सर आपने बताया कि मुतबादिल फसलों में हमारे मकई, चावल या और भी फसलें जो हैं वो चलें, वो भी एक अच्छी चीज़ है, खुराक का हिस्सा है, लेकिन काटन आप नहीं समझते कि काटन हमारा जो काटन के साथ हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री, हमारी तरक्की की रेशो वो ज़्यादा थी। हम काटन के ज़रिए फैब्रिक्स बनाते थे, एक्सपोर्ट करते थे, टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी इसके साथ पीछे गई है। क्या कहना चाहेंगे इस वाले से? जी बिल्कुल जी, अगर हम तीनों फसलों का मुआवजा करें तो देखिए, मकई जो है ना, ये हमारी फूड का हमारी हिस्सा, हमारी खुराक का हिस्सा है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली दोनों सूरतों में। इसमें कोई वैल्यू एडिशन बहुत ज़्यादा नहीं है, हम इसको एक्सपोर्ट नहीं करते, या बहुत छोटी मोटी की हो सकता है कि एक्सपोर्ट हो रही हो, लेकिन बहुत मेजर एक्सपोर्ट नहीं है। इसी तरीके से
से राइस की एक्सपोर्ट जो है वो भी बहुत माइनर उसका शेयर है। जबकि कॉटन को अगर हम पैदा करते हैं तो हमारी जो टेक्सटाइल है, पाकिस्तान में कॉटन की प्रोडक्शन में आज भी चौथा बड़ा मुल्क है कॉटन की पैदावार में। अगर हमारी कॉटन की पैदावार मज़ीद अच्छी होती है तो जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं कॉटन, वो हमारा इंपोर्ट बिल कम होगा। उससे हमारी जो टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स जो हैं, हमारी टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स टोटल हमारी एक्सपोर्ट में टेक्सटाइल का शेयर 60 to 65% है, 60 से 65% है। तो अब देखिए कि एक हम अपनी टेक्सटाइल के इंडस्ट्री का पहिए को चलाने के लिए हम इंपोर्ट करते हैं रुई को, और फिर उससे वैल्यू एडिशन करके चीज़ें बनाकर या गारमेंट्स बनाकर एक्सपोर्ट करते हैं। और एक दूसरी तरफ क्या है कि हम खुद अपनी कपास पैदा करें, हमें कॉटन, रा कॉटन या रुई जो है इंपोर्ट ना करनी पड़े, अपनी ही कॉटन को प्रोसेस करके हमारी अपनी पैदावार से हमारी टेक्सटाइल का पहिया चले और सारे का सारा हम उसको एक्सपोर्ट करके एक बहुत भारी किस्म का ज़र मुबादला कमाएँ। अच्छा सर, क्या कहना चाहेंगे कि हमारे यहाँ जो है वो हम ख़ास तौर पे कपास की फसल की आज बात कर रहे हैं, तो ये जो इसको बीमारियाँ, कीड़े और ये चीज़ें इतनी ज़्यादा लगती हैं कपास के, ख़ास तौर पे नुकसान बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो इससे बचाव के लिए कोई तदाबीर हों? देखिए, मैं आपको मुख्तसर जवाब ये दूंगा कि कॉटन की पैदावार के अंदर क्रॉप मैनेजमेंट का रोल जो है उसकी पैदावार के अंदर मोर देन 80% है। 75-80% क्रॉप मैनेजमेंट का रोल है, क्रॉप की संभाल का रोल है कि कब कौन सा फर्टिलाइज़र देना है, कब कौन सा एग्रोकेमिकल स्प्रे करना है, कीड़े को कैसे कंट्रोल करना है, ये सारी चीज़ें क्रॉप मैनेजमेंट का हिस्सा हैं। तो अब जैसे आज से कुछ अर्सा पहले, जैसे मैं पहले सवाल के आपको जवाब दे रहा था कि कॉटन ड्राई क्लाइमेट का पौधा है, खुश्क आबोहवा का पौधा है, खुश्क आबोहवा में अच्छी पैदावार देता है। जब हमारा क्लाइमेट, हमारा आबोहवा ह्यूमिड हो गया, नम आलूद हो गया या मरतूब हो गया, तो मरतूब आबोहवा में कीड़ों की अफजाइश बढ़ जाती है, कीड़े ज़्यादा मुख्तलिफ़ किस्म के कीड़े ज़्यादा पैदा होते हैं और ज़ाहिर वो कीड़े फिर आपकी मुख्तलिफ़ फसलों में हमलावर होंगे। तो अब इस बदलते हुए आबोहवा में आपको क्रॉप मैनेजमेंट और ज़्यादा बेहतर करने की ज़रूरत है अगर आपने अपनी इकोनॉमी को बूस्ट देना है, सपोर्ट करना है। तो इस क्रॉप मैनेजमेंट को बेहतर करने के लिए आपके पास कोई हल नहीं सिवाय इस बात के कि आप बदलते आबोहवा के अंदर, बदलते मौसमी हालात के अंदर अपने फार्मर की कैपेसिटी बिल्डिंग करें, उनकी ट्रेनिंग करें कि किस तरीके की आबोहवा में जब कीड़ों का ज़्यादा हमला हो तो आपने किस किस केमिकल के ज़रिए किस तरीके से उसको कंट्रोल करना है। इस सारे को ओवरऑल कहेंगे कैपेसिटी बिल्डिंग। तो इस सारे सिनेरियो में जितनी ज़रूरत आज है फार्मर की कैपेसिटी बिल्डिंग की, शायद आज से पहले कभी नहीं रही थी। तो इस फार्मर को कैपेसिटी बिल्डिंग करना, इसको कोचिंग करना, इसकी वर्कशॉप्स, टेक्निकल वर्कशॉप्स का अरेंज करना, ये वक्त की बेतहाशा ज़रूरत है। सर, आखिर में हमें जो हमारे किसान भाई हैं उनके लिए कि वो कपास की पैदावार अगर कर सकें, क्योंकि ज़ाहिर बात है, आप कह रहे हैं मॉइस्चर की वजह से जो वो इनसे पीछे हट रहे हैं, ज़ाहिर बात है किसान को प्रॉफिट आएगा जिस फसल में, वो तो वही करेगा ना। तो किसान भाइयों के लिए, कपास के लिए ख़ास तौर पर आप जो कुछ पैगाम देना? देखिए, इस किस्म के जो मौसमी हालात अब चल रहे हैं, ये कपास पैदा करना एक मुश्किल काम ज़रूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है। तो मैं एक ही चीज़ पर जोर दूंगा कि कपास पैदा करने से पहले, जैसे हमारी कंपनी का एक प्रोग्राम दिया है कॉटन कस्टमाइजेशन प्रोग्राम, कि किस तरह की ज़मीन में, किस वक्त के अंदर, किस तरह की ज़मीन के अंदर, किस तरह के रिसोर्स के अंदर किस टाइप की वैरायटी लगानी चाहिए, कॉटन कस्टमाइजेशन प्रोग्राम। तो आप बिजाई करने से पहले प्लान करें, मनसूबाबंदी करें, फिर मनसूबाबंदी करें। पूरी मनसूबाबंदी करने के बाद A to Z के ज़मीन की तैयारी से लेकर एंड तक आपको बतवक्के तौर पर किन किन मसाइल का सामना हो सकता है आने वाले वक्त में, उसकी भरपूर मनसूबाबंदी करें। पूरी प्लानिंग करने के बाद तब जाकर काश्त का फैसला करें कि हमने काश्त करनी है, ताकि आप बेहतर तरीके से उसको संभाल पाए। ये नहीं हो कि बगैर मनसूबाबंदी के, बगैर प्लानिंग के आप काश्त कर रहे हैं और दरमियान में आपको मौसमी हालात जो हैं, कीड़ों का बहुत ज़्यादा हमला, मुख्तलिफ बीमारियों के हमले आपको डिस्टर्ब कर दें, आपके लगे हुए जो रिसोर्सेज है, जो पैसा है, वो भी ज़ाया जाए और फसल भी आपकी ना हो। तो मनसूबाबंदी की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। सर, अपनी कंपनी के हवाले से जाते हुए दो बातें कर। मैं कंपनी के हवाले से मैं बहुत ज़्यादा बात क्या करूँगा, बस मैंने वही एक प्रोग्राम आपको दिया कि कॉटन फार्मर जो हमारा किसान जो है मनसूबाबंदी करे। कंपनी का नाम बताइए। मेरी कंपनी का नाम ऑर्बिट सीड्स प्राइवेट लिमिटेड है। मैं पिछले 22 साल से मेरी कंपनी इस फील्ड के अंदर है। कॉटन रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर भी मेरी कंपनी इन्वॉल्व है और फार्मर को जो एक्सटेंशन सर्विसेज हैं फील्ड के अंदर, उसके अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। हम वाहिद कंपनी है पाकिस्तान के जो कॉटन फार्म हमारे किसानों को बीज बेचने के साथ साथ उनकी जो सर्विसेज
हैं, फील्ड सर्विसेज हैं, वो भी देती हैं। जैसे अभी नया दौर सोशल मीडिया का दौर है, तो थ्रू सोशल मीडिया बहुत कम रिसोर्स के साथ हम बहुत से ज़्यादा लोगों को अवेयरनेस क्रिएट दे रहे होते हैं, उनको टेक्निकली उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग कर रहे होते हैं, और उनको जो मसाइल होते हैं उनको मसाइल उनके सुनकर उनको साथ साथ उनको उनके बेहतर उनके जो मसाइल का हल है वो भी उनको बता रहे होते हैं। जी थैंक यू नाज़रीन, आपने सुनी बातें हाफ़िज़ मोहम्मद ज़ुबैर साहब की, हमें गाइड कर रहे थे, हमारे किसान को गाइड कर रहे थे। इसी के साथ अपने होस्ट शेख कामरान फैसल को दीजिए कि FTV उर्दू के साथ इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।